एरोमेटिक, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है। तो इसके अंदर अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसमें डायपोल मोमेंट किधर की डायरेक्शन में बन जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, तो ये वाला जो कंपाउंड, अगर इसके कंपाउंड के ऊपर हमें HBr की रिएक्शन करवानी हो तो किस तरीके से उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो ऊपर की डायरेक्शन में जुड़ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उनके ऊपर। देखो, बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो जनरली लोगों को समझ नहीं आती है। पहला तो वो क्या इंटरेस्ट नहीं लेते। अब इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से वो क्या करते हैं कि इसको रटना शुरू कर देते हैं कि ठीक है जैसे तैसे करके हमको इसमें काम चलाना है, रट लेते हैं जो भी है। तो उनके क्या है, फिर रटने की वजह से उनके कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब कंसेप्ट खराब हो गए तो फिर इसमें क्या रहता है कि सारी चीज़ें लॉजिकली रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर ये वाला सीन हो गया तो ऐसा कर लेंगे, ये वाला हो गया तो ऐसा कर लेंगे। तो ऐसा इसके अंदर करने की वजह से हमारे जो मार्क्स है वो सही नहीं आते हैं। बेसिकली इन केस ऑफ अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, चीज़ें कंसेप्चुअली पूछी जाती हैं। वहाँ पर आपका रटा हुआ चीज़ जो है वो काम में नहीं आता। और केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जनरली केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी। वो कैसे भी हो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक स्टेबल कंपाउंड भी हमको लगता है कि स्टेबल है, लेकिन अगर वो रिएक्शन के दौरान अगर ज़्यादा स्टेबल में चला जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो पहले से स्टेबल था, तो इसे आगे जाने की क्या ज़रूरत है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। ओके, बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, बॉन्ड बन सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, स्टेबिलिटी को लेकर ही है। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली चीज़ हम यही पढ़ते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर के। तो बात करते हैं एरोमेटिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन में। देखो, कोई भी चीज़ होगा उसको बीच में से स्टार्ट करने की बजाय उसको शुरू से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर आप अचानक से आप बोलोगे कि नहीं मैं एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बस डेली का 1.5 से 2 घंटा केमिस्ट्री को आप दे दीजिए, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट को दीजिए, बस इनफ है केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम। लेक्चर्स को देखिए, सुनिए उनको अच्छे से, और नोट्स प्रिपेयर करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चंस को करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं एरोमेटिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। देखो, एरोमेटिसिटी और केमिकल रिएक्शन में क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन इसमें कब हो, केमिकल रिएक्शन अगर व्हेन, अब देखो कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी को छोड़ के अनस्टेबिलिटी में नहीं जाएगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी में चला जाए या अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में चला जाए। हम जानते हैं कि एरोमेटिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हमने लिखा था कि नॉन एरोमेटिक जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और फिर होता है एंटी एरोमेटिक। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन में क्या है, हमें स्टेबिलिटी से रिएक्शन को करवाना है। इवन आप केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन अगर आप करने जाते हो रिएक्शन से रिलेटेड, तो आप ये देख लो कि क्या वो उधर जाने के बाद स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं, ट्रिकी जो क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक की,
जा सकता है। या मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, ये सभी केवल और केवल किसमें जा सकते हैं? एरोमेटिक चार्ट में जा सकते हैं या एरोमेटिक बना सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है? अगर नॉन एरोमेटिक हुआ तो उससे एरोमेटिक में अगर रिएक्शन के दौरान अगर वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिएक्शन होगा पक्का। क्यों? क्योंकि इधर आने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है। अगर रिएक्टेंट साइड हम नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक लेते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट साइड में अगर एरोमेटिक बनता है तो वो ऑब्वियस सी बात है उधर की डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। अगर हमारे पास एंटी एरोमेटिक है तो भी अगर वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो भी वो एरोमेटिक में जाएगा और एक एरोमेटिक भी एरोमेटिक में जा सकता है। ओके, तो अगर मान लीजिए हमें इसका रिवर्स करवाना हो, रिवर्स में अगर बात करें कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वो कभी भी ना तो एंटी एरोमेटिक में जाएगा और ना ही वो नॉन एरोमेटिक में जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है, जबकि ये रिएक्शन हमारी हो सकती है और होगी भी। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा कि एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो एरोमेटिक में कन्वर्ट होंगे। सेम टू सेम अगर हम बात करें कि एक एंटी एरोमेटिक जो है वो नॉन एरोमेटिक में जा सकता है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक होता है, तो नॉन एरोमेटिक के अंदर एंटी एरोमेटिक वाला कन्वर्ट हो सकता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान वो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट? सभी नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक सभी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो वो ना तो एंटी एरोमेटिक में जाएगा ना ही नॉन एरोमेटिक में जाएगा। सेम टू सेम एक एंटी एरोमेटिक वाला नॉन एरोमेटिक में जा सकता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखते हुए हम आगे केमिकल रिएक्शंस को कुछ शुरू कर रहे हैं। जो लोग रिपीटर्स हैं उन लोगों को तो शायद ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, हो सकता है कि ज़्यादा ही कुछ मालूम हो। और जो लोग बिगनर्स हैं मैं उनको बस यही सलाह देना चाहूँगा कि आप बस धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धीरे धीरे इनको सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, मान लीजिए मैं पहले रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड आपको दिया कि एक साइक्लिक रिंग के ऊपर Br जोड़ दिया और आपको बोला कि इसके AgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या ये यहाँ पर AgNO3 क्या ये यहाँ पर AgBr का पीपीटी देगा या नहीं देगा? येलो कलर का पीपीटी होता है AgBr का। तो आपको ये देखना है कि इस रिएक्शन के दौरान अगर हम यहाँ से Br को हटा दें तो Br को हटा देंगे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या ये रिंग जो है हम जो देख रहे हैं रिंग, वो रिंग जो है यहाँ पर एरोमेटिक हो गई है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस भी है, कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका वो हर जगह पे घूमेगा। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको हम कंप्लीट डार्क लाइन से शो करते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 है। तो sp3 जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये एक छोटा सा मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई थी कि अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है या उसके अंदर sp3 कार्बन है तो वो वाला कंपाउंड या वो वाला जो साइकिल होगा वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तो नॉन एरोमेटिक
ADR का PPT देगा। ओके, सेम टू सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दिया और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कि AgNO3 के साथ, तो क्या ये AgCl का PPT देगा या नहीं देगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाला Cl अगर हम हटा दें तो इस रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो रिंग है वो रिंग कैसी हो गई है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एंटी एरोमेटिक हो गई है। तो ये एंटी एरोमेटिक हो गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन sp3 है और ये नॉन एरोमेटिक है। ऑब्वियस सी बात है, एक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन एक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कभी भी आपको AgCl का PPT नहीं देगा, ये AgCl का PPT आपको नहीं देगा। इस रिंग के साथ आप NO3 कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, माइनस के फॉर्म में नोट डाउन करिए इनको। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियरफाई हो। यहाँ आयोडीन जुड़ा है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई AgNO3 के साथ में। आपसे पूछा कि क्या ये AgI का PPT देगा, तो क्या करते हैं, हम इस आयोडीन को यहाँ से हटाते हैं। तो आयोडीन को जैसे हटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, जिसमें इस जगह पर क्या आ जाएगा, आयोडीन वाली जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हमने इसको हटा दिया यहाँ से। ओके, तो इस कंपाउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ओके, हाँ, 2 × 4 एंड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है एरोमेटिक में आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें AgI का PPT बन जाएगा। ओके, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि इस कंपाउंड को सोडियम या पोटेशियम से रिएक्शन करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर इसके पास, इस कंपाउंड के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका क्या है, बेसिकली आप फिलहाल के लिए ऐसा याद रखिए कि एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो पीछे जो सिस्टम बचा है, क्या वो सिस्टम स्टेबल है। अब स्टेबल में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एरोमेटिसिटी की। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उस हाइड्रोजन, पर्टिकुलर हाइड्रोजन को निकालने के बाद ये देखेंगे कि क्या वो सिस्टम जो है वो एरोमेटिक बन गया है। अगर वो एरोमेटिक बन गया है तो वो हाइड्रोजन हमारा पक्का उसके अंदर एसिडिक होगा। ओके, तो स्टेबिलिटी को चेक करना है किसी भी कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर। स्टेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए बात करें तो उसमें क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हटा करके हम क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे जो पीछे सिस्टम हमारा बच गया। अब उस सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी लाइन मीन्स एरोमेटिक हो सकता है और रेजोनेंस में हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर +I, -I, +M, -M बहुत सारे इफेक्ट्स की वजह से स्टेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ हम एक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो क्या है, एरोमेटिक। अगर वो पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है अगर एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है
कि उसके अंदर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा और वो आसानी से वहां से जा सकता है, क्योंकि उसके निकलने के बाद जो रिमेनिंग सिस्टम बचेगा वो आपका स्टेबल हो रहा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अगर यहाँ से निकल जाए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए तो हाइड्रोजन हमेशा प्लस की फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पर इस वाली जगह पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो जनरली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है, बिकॉज हम यहाँ पे मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मेटल क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा। इस हाइड्रोजन को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये वाला जो सिस्टम है वो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से किस में हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये आपको हाफ ऑफ H2 गैस दे देगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि यही एग्जांपल आपको दे दिया और आपसे पूछ ले कि क्या ये हाइड्रोजन गैस दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसके साथ में सोडियम पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम के साथ में। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। इसी तरीके का एक और कंपाउंड है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसी मेटल से करवाते हैं, लाइक सोडियम और पोटेशियम जो रिड्यूसिंग मेटल होती हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं और यहाँ से हाइड्रोजन निकालती हैं। अब देखना ये है कि क्या हाइड्रोजन यहाँ से निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। देखो इसके पास इस जगह पर एक हाइड्रोजन है, अगर वो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जो सिस्टम है वो इस नेगेटिव की वजह से, इस नेगेटिव की रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पर इसके पास टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक हो गया है, यहाँ पर ये सिस्टम जो था वो नॉन एरोमेटिक था, Na लिख रहा हूँ मैं सीधा, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 है, तो एक एटम जो है इसमें sp3 में, दैट्स वाई ये नॉन एरोमेटिक है। क्या नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में जाएगा, नहीं जाएगा, दैट्स वाई अगर हम बोले तो ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन गैस आपको नहीं देगा, तो यहाँ पर आपको H2 गैस जो है वो नहीं मिलेगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं एरोमेटिसिटी से लेकर के कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, अगर हम इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 के साथ में करवाते हैं तो इस कंपाउंड में ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, और इसके लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पर इस जगह के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो निकल जाएगा। इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। ओके, तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये पूरा कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। ओके, इस तरीके का, और इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने का रीजन ये होता है कि जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई ये यहाँ से हट जाएगा। दूसरा हम ऐसा भी बता सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है, बिकॉज ये क्या है, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखना पसंद
नहीं करेगा, तो ये तुरंत यहाँ से हट जाएगा। और जैसे ही यहाँ से ये हटेगा तो इस कंपाउंड के ऊपर इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये वाला जो सिस्टम है वो अब एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बिकॉज ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए हैं और ये स्टेबल भी है। तो यहाँ पर इसमें जो नेगेटिव पोर्शन है वो हमारे पास ClO4 माइनस है और यहाँ से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक कंप्लीट करेंगे और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लास्ट क्लास में दिए थे, उनको मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं हम एग्जांपल्स के बारे में। आई थिंक आप लोगों ने वो कर लिए होंगे अभी, इतने अपने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के ऊपर इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। कुछ केसेस में मैंने आपको बता दिया किन केसेस में आपको ध्यान में रखना है, कब क्या करना है। बेसिकली एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन करवाने से पहले, अगर जिनसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन हो जाए। देखो, अगर सिस्टम के अंदर एक साइक्लिक रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेशन में है तो वो एरोमेटिक होगा। ओके, और अगर मान लीजिए कि 4n है और वो सिस्टम अगर कॉन्जुगेशन में है यानी रेजोनेंस में है तो उसके अंदर एंटी एरोमेटिक होगा। और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है वो सब के सब क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। अब रेजोनेंस की कंडीशन में मैंने आपको कुछ कंडीशन बता दी थी, उसमें sp या sp2 कार्बन होना चाहिए और वो सब चीज़ें जो लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी। अगर आप जिनको सीखना है वो जाकर के वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में कि अगर मान लीजिए कि एक रेजोनेंस सिस्टम के अंदर एक ही एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन भी हो और एक ही एटम के ऊपर लोन पेयर भी हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था पिरिडिन का, उसके अंदर हमने देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए सिस्टम के अंदर एक ही एटम पे पाई बॉन्ड भी है और उसके पास लोन पेयर भी है तो उसमें केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही यानी पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सेम टू सेम अगर हम बात करें कि किसी एटम के पास में जो सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है और उसमें 2 लोन पेयर है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था ऑक्सीजन वाला, तो 2 लोन पेयर के केस में केवल एक ही लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ में हमने कुछ एक्सेप्शनल केस भी इसके अंदर डिस्कशन किए थे, एनोलिन के भी, और एक हमने ऑक्टा टेट्राइन का भी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था। तो नेक्स्ट मैं उसी क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ जो आपको मैंने एज ए होमवर्क दिए थे। तो अब तो शायद हो जाएंगे आपसे ये क्वेश्चंस, शायद जिनसे भी नहीं हुआ हो वो एक बार इधर दोबारा इसको देख लें, समझ लें। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, और पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि सबके सब कॉन्जुगेशन में है। सेम टू सेम अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये वाला लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला लोन पेयर भी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम फैमिली से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों पे सेम ही लोन पेयर होते हैं जब सेम बॉन्ड बना रहे हो, तो ये भी एरोमेटिक है। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था स्क्वायरिक एसिड का, जिसका आयन मैंने आपको बना के दिया था। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं, और ये उसका आयन होता है, स्क्वायर डाई एनाइन है ये। डाई एनाइन, तो इसमें जो ये डबल बॉन्ड है, मैंने बोला था कि रिंग के अंदर ही आपको डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन देखना है, रिंग के बाहर वालों को नहीं देखना। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये कॉन्जुगेशन में है इन सभी के साथ में, क्योंकि ये जो बाहर वाले जो ऑक्सीजन और ये वाले जो ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड को क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करवाएंगे, आप देख सकते हो क्लियरली इसके अंदर रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, इधर लॉन पेयर पाई सिग्मा, इधर पाई। तो इसी तरीके से इसके अंदर कॉन्जुगेशन बना हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर कंप्लीटली घूमेगा, तो कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। ओके, ये अगर हम यहाँ ले आए और ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाए और ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो कुछ इसी तरीके का रोटेशन होगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगर हम इसके साथ में कॉन्जुगेशन करवाएं तो ये डबल बॉन्ड ऐसे पूरे रिंग में घूमेगा, तो इस तरीके से ये रोटेट करेगा। यहाँ पर हल्के 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 डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स भी रहेंगे। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का तरीका होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर हम बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, केवल और केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं। ओके, तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी नेमिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वहाँ पर उनके कॉमन नेम, डेरिवेटिव नेम्स और आईयूपैक नेम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।